Hello class 12 student. Today I will start a new topic, chemical kinetics, chapter 4. It is very important unit. So please listen carefully and after the video you study from the books or notes also. Now we will go to discuss about the chemical kinetics. Chemical kinetics, it means the rate of flow of chemical change with respect to time. A branch deals with it is called chemical kinetics. जिन रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं कि भाई रिएक्शन हो रहा है, रस्टिंग हो रही है या केमिकल में चेंजेस हो रहे हैं, उनके साथ साथ टाइम में भी चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस को देखने के लिए जो एक ब्रांच बनाई गई केमिस्ट्री की, उसे कहा गया केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को हम लोगों ने जो अभी तक नर्सरी तो नहीं कहेंगे, जो भी रिएक्शन अपने लाइफ में देखी है अभी तक, उनके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं थी क्या वो केमिकल काइनेटिक्स से बेस्ड रिएक्शन होती हैं। हम उनको जानते नहीं थे। अब हम लोग जब बड़ी क्लासों में आ गए तो उस टॉपिक्स को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि भाई केमिकल काइनेटिक्स है क्या। साइंटिस्ट थे तुम्हारे लाउडी, फिनलैंड, विथमनी, इन्होंने जो है बताया कि केमिकल काइनेटिक्स में जो चेंजेस होते हैं वो टाइम के साथ साथ उनमें कुछ चेंज, कंसंट्रेशन में चेंज आता है। तो इनको हम लोग फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। हालांकि और साइंटिस्ट ने भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया, जिसमें तुम्हारे ओटो गुलबर्ट थे, एक साइंटिस्ट हमारे थे पीटर रेस। ये सब लोग जो थे आपकी इसके डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग जहाँ पर आज जो देखेंगे, सबसे छोटी बात होती है कि बच्चे जो हैं बड़ी क्लासों में आते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, जो कि बाद में भूल भी जाते हैं। पहला टर्म होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज डिनोटेड बाय C. C equal to number of moles upon per unit volume. It is known as concentration. Concentration is its SI unit is mole per liter. ये याद रखना। मैंने कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें बोर्ड पर लिख दी है जिससे कि वीडियो बहुत लंबा न जाए, आपको कम समय में ज़्यादा चीजें सीखने को मिलेगी। हमारे वीडियो में आपको कोई ऐड नहीं मिलेगा और न ही कोई डिफरेंट टाइप की डिस्टर्बेंस मिलेगी, ठीक है। हमें अगर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन डिनोट करनी है तो उस कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट। हमें अगर मान लो एक रिएक्टेंट है तो उसको रिप्रेजेंट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख देंगे A। अगर हमें ये O2 रिप्रेजेंट करना है तो ये O2 लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ O2 हो जाएगा। जब भी कोई मॉलिक्यूल, आयन या रिएक्टेंट हम लोग ओपन छोड़ देते हैं तो वही बोला जाएगा, लेकिन जैसे ही हम उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं तो बोला जाता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब द रिएक्टेंट चेंजेस देयर स्ट्रेंथ बाय एडिंग वाटर और बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इट लूज देयर स्ट्रेंथ और गेन देयर स्ट्रेंथ। तो उस केस में चेंज इन कंसंट्रेशन आता है। अगर हम किसी में नंबर ऑफ मोल्स वाटर ऐड करते जा रहे हैं तो इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, वो डाइल्यूटेड हो रहा है। तो कितना डाइल्यूट हो गया, क्या चेंज आ गया, तो उसको लिखते हैं डेल्टा C, चेंज इन कंसंट्रेशन। C2 माइनस C1। C2 फाइनल कंसंट्रेशन होती है और C1 इनिशियल यानी स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन होती है। आपको याद है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन जब हो रहा तो साथ में खर्च हो रहा होता है हमारा टाइम। टाइम के साथ साथ इसमें चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग आगे जब पढ़ते हैं तो उसी में आ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। व्हेन द कंसंट्रेशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लिखते हैं R इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन बताया जाएगा रिएक्शन में कितना हुआ और टाइम कितना खर्च हुआ, उससे डिवाइड करके
कंसंट्रेशन की यूनिट हम बता चुके, ऊपर आपको मोल पर लीटर होती है, टाइम से डिवाइड कर दिया तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की ऐसा यूनिट है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि चैप्टर में ये फंडामेंटल टर्म्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं 9th में 10th में, अब उनका एप्लीकेशन आने का टाइम आ गया है तो हम पहले से नॉलेज रिवाइज करनी पड़ेगी, उसको जानना पड़ेगा। अब हम इसी को थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन में डीपली जाते हैं तो क्या होता है, अगर हमने कोई रिएक्शन कंसिडर करनी, कोई भी हो सकती है, वो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा, रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट होता ही नहीं है जब टाइम रिएक्शन शुरू होने वाली है। जैसे ही रिएक्शन शुरू होती है तो रिएक्टेंट धीमे धीमे कम होता जाता है और प्रोडक्ट धीमे धीमे बढ़ता जाता है। तो उस केस में हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफ के थ्रू समझना है कि अगर हमने टाइम के साथ कंसंट्रेशन का ग्राफ खींचा है तो रिएक्टेंट लगातार कम हो जाएगा और प्रोडक्ट लगातार बढ़ता हुआ जाएगा। ऐसे केस में हम लोगों को अगर हम कोई भी चेंज देखते हैं तो रिएक्टेंट के लिए फाइनल कंसंट्रेशन जो है इनिशियल ज़्यादा होगी, फाइनल कम होगी। इसीलिए प्रोडक्ट की इनिशियल कम होगी, फाइनल ज़्यादा होगी। तो जब ज़्यादा में से कम कोई भी कंसंट्रेशन माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा और कम में से ज़्यादा माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की हमेशा नेगेटिव होती है, माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम रिएक्शन सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस करके प्लस होता है। कभी भी हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में नहीं देना है। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा होता है कि वो उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज होता हुआ शो कर रहा है, बस। प्रोडक्ट क्या होता है, आरपी डीपी ओवर डीटी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज अपॉन रिएक्टेंट की में, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती है, इसलिए पॉजिटिव से दिखाई जाती है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए हमेशा नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे और उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। जब आंसर आएगा तो दोनों का पॉजिटिव में दिखाएंगे, कभी भी नेगेटिव में हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये बात आपको दिमाग में भर के रखनी पड़ेगी। हम आपको बहुत बेसिक चीज़ों पर बहुत फोकस करेंगे क्योंकि इस साल आप सबको मालूम है कि कोविड की वजह से नए सीबीएसई रूल्स चेंज हुए हैं, एमसीक्यू आएंगे, वहाँ पर आपको यही छोटी छोटी बातों पर क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। इसलिए आपको बेसिक्स बहुत ध्यान से पढ़नी है, एक एक चीज़ पढ़ डालो और उससे देख लो कि क्या इसका एमसीक्यू में कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनता है क्या, तो उसको वहीं अंडरलाइन कर लो और एक कॉपी पर सभी क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप के लिखते जाओ, जिससे कि आपको नवंबर में होने वाले एग्जाम में बहुत बेनिफिट होगा। इसको आप रेगुलर अपने जीवन के जो दैनिक जो क्रियाएँ होती हैं उनकी तरह ही इसको सीखें। हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ नहाते हैं, रोज़ फ्रेश होते हैं, वैसे ही हम लोग इस काम को रोज़ करेंगे तो हमें केमिस्ट्री फिजिक्स या जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे उसमें पूरी तरह से अच्छे नंबर लाने में कैपेबल हो जाएंगे। इसलिए आप सब लोगों को इसको छोटी चीज़ों पर बहुत फोकस करना, ध्यान से देखना है। अब देखिएगा, अगर कोई रिएक्शन होती है, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है जिसका टाइम 4 घंटे है, तो हम 4 घंटे बैठ नहीं सकते उसके सामने, तो हम 4 घंटे बाद जो चेंज आया उसको नोट कर लिया और कैलकुलेट करके निकाल लिया। हम इंस्टेंटली किसी को दिखाना चाहते हैं, भैया देखो इतना चेंज हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो हम कैसे दिखाएंगे, तो हम उसकी टाइम लिमिट फिक्स कर देंगे। अगर हमने कोई ओवरऑल चेंज देखा है तो उसे बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग डेल्टा इस्तेमाल करते हैं। क्या ये होता है कैपिटल डेल्टा और ये डी होता है स्मॉल डेल्टा। हालांकि 4 तरह के डेल्टा होते हैं। कैपिटल डेल्टा मैं आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखाता हूँ कि कैसे 4 तरह के डेल्टा होते हैं। एक डेल्टा आपका रेगुलर होता है, एक डेल्टा आपका डी होता है, एक डेल्टा आपका कॉनिकल होता है और एक डेल्टा आपका पार्शियल होता है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में इन सभी के यूज 11 से 12 तक देखने को मिल रहे होंगे। फिजिक्स में आपको ये वाले डेल्टा यूज होते हुए मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये समय के अकॉर्डिंग कुछ ये सिंबल जो ग्रीक होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग। तो डी आर डी टी बताती है स्मॉल चेंज इन टाइम। जब हम कोई छोटे से टाइम इंटरवल में कोई चेंज देखने जाते हैं तो उसे बोलते हैं डी आर ओवर डी टी। ये इंस्टेंटेनियस चेंज है, क्षणिक चेंज है, पलक झपकते ही जो रिएक्शन हो जाती हैं
हमने पीवी को जलाया, रिएक्शन हो गया, तो ये इंस्टेंटेनियस चेंज है। तो उसको हम लोग डी से दिखाएंगे और कंप्लीट चेंज जो डेफिनेट इंटरवल में होगा उसको हम दिखाएंगे एवरेज, जो ट्रायंगुलर डेल्टा का यूज करेंगे। दोनों की ऐसा यूनिट डी होगी जो रेट ऑफ रिएक्शन की सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कर पाते हैं। हमें कोई रिएक्शन दी जा रही है, हम उसको, क्वेश्चन आया था बोर्ड में एक दो बार, क्वेश्चन अभी तक आया है कि आप इसको रिएक्शन को रेट एक्सप्रेशन में लिखिएगा। बोर्ड में 1 नंबर में बहुत सरल सा लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है जो आप लोगों को मिलता है अक्सर। इस साल तो अभी नहीं कह सकता इसके बारे में, हो सकता है एमसीक्यू में आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए, आप इसको सीख के जाइएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को जैसे मैंने अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन, तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो रिएक्टेंट के हैं उनके साथ तो माइनस लगाएंगे। इंस्टेंटेनियस की रिप्रेजेंटेशन इसके डी का इस्तेमाल किया है। हमेशा हर मोल को सिंगल मोल के लिए रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए अगर 3 का मल्टीप्लाई है तो आप पर मोल के लिए 3 का डिवाइड करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 का डिवाइड करेंगे। आप रिएक्टेंट कंसंट्रेशन माइनस लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ मैं। और प्रोडक्ट के लिए प्लस लगा दो तो ठीक है, और नहीं भी लगाओगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ध्यान रखना। ऐसे आप H2 और O2 इक्वल टू H2O को घर पर लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और उसका रिप्रेजेंटेशन में चेक करेंगे कि जो आपने लिखा है क्या सही है, इससे मैच कर रहा है कि नहीं, इसको देखेंगे। रेट लॉ, रेट लॉ, अब ये कह सकते केमिकल काइनेटिक्स की यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। अब तुम्हें जो नई चीज़ें सीखने मिलेंगी, इतनी चीज़ें आप 9th 10th में टीचर्स ने समझाई होंगी, अगर आपने कहीं अच्छी जगह गाइडेंस दिया होगा तो ठीक है। आपको रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ में अगर हम कोई रिएक्शन करते हैं तो वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे आप हैं, आपके घर में आपका कोई भाई या बहन होगा, दोनों लोग 100 ml वाटर ले लेंगे एक अलग अलग वेसल में, और दोनों लोग, एक लोग 1 स्पून शुगर डालेगा, एक 2 स्पून डालेगा, दोनों से करना। तो देखना जिसकी 1 स्पून थी उसकी जल्दी से शुगर घुल जाएगी, जिसकी 2 स्पून थी उसको देर लग रही है। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन अमाउंट कम ज़्यादा होने से वो भी फ्लक्चुएट करती है, उस पर भी उसका असर पड़ता है। तो आपको कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है रेट लॉ, ठीक है। रेट लॉ के अकॉर्डिंग आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम के लगा देंगे, आर इक्वल टू के आर, ए होता है, हम उस ए को इस्तेमाल करते हैं एज ए रेट कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर मान लो मेरा जनरल एक्सप्रेशन ऐसा है कि रिएक्शन अलग अलग तरह की मिलेगी, कभी किसी में कोई मल्टीपल होगा, कोई अलग होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो उनके जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैं वो मल्टीपल हैं, वो भी डिपेंड करते हैं। जैसे 1 स्पून 2 स्पून की बात कर रहा था मैं, 2 स्पून वाले को ज़्यादा टाइम लग रहा था, 1 वाले को कम लगा था, तो ये नंबर ऑफ मोल्स क्वांटिटी को बता रहे हैं। तो यहाँ पर आर प्रोपोर्शनल टू ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी, सी मोल ऑफ सी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसी को हम लोगों ने आर इक्वल टू ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये मेरा इस क्वेश्चन में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ कांस्टेंट है, ये आप बताते हैं। इसी को मॉडिफाइड रेट लॉ भी कहते हैं हम लोग, ठीक। आप देखिएगा ये आया है, इसकी यूनिट क्या होगी, तो हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना है। तो हम लोग जनरली हम बात करें तो ये इक्वल टू आर अपॉन आर ये हो जाएगा। आर होता है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग मोल पर लीटर पर सेकंड में नापते हैं, जैसा मैंने आपको पीछे बताया है। और आर जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, जो मोल पर लीटर की आती है, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर मैंने बताई है आपको पहले। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों डिवाइड किया तो सेकंड नंबर आ गया। जब मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ये रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर। तो ये है, अगर हम रेट कांस्टेंट ऐसे ही दूसरे किसी ऑर्डर में निकालना चाहते हैं तो देखिए, अगर 0 ऑर्डर के लिए निकालना चाहते हैं, 0 ऑर्डर के लिए, तो 0 ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, आर अपॉन 0 ऑर्डर के लिए 0 लगा देना, और किसी की भी पावर 0 लगा देते हैं तो क्या हो जाता है 0, 0 का मतलब 1।
तो ये बन जाती है आर, क्योंकि आर की पावर 0 का मतलब होता है 1। आर की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी की पावर 0 है, हम 1000 की पावर 0 लगा दें 1 हो जाएगा। तो यहाँ आर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, जो कि हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर पर सेकंड। इस तरह से हम निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये हो जाएगी, अगर आप चाहें इसमें 1 लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। सेकंड ऑर्डर निकालना है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए आप A2 निकालिए। सेकंड ऑर्डर A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R अपॉन R की पावर 2, और R की पावर 2 का मतलब होता है ये तो रहेगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और R मोल पर लीटर का स्क्वायर करोगे आप, मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर करोगे, तो इस स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ऊपर जाएगा सेकंड पर, तो ये चीजें नीचे से ऊपर जाएंगी, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और यूनिट बन जाएगी लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये सेकंड ऑर्डर के लिए है। ऐसे आप nth ऑर्डर के लिए भी लिख सकते हो, Kn इक्वल टू, ये तो मोल पर लीटर पर सेकंड है, लेकिन नीचे तो मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर की पावर n ऊपर जाएगा, तो K इक्वल टू रेट अपॉन R2 की पावर n, इसको हम लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर n। अब जब पावर n ऊपर जाएगी तो प्लस की पावर माइनस हो जाएगी, माइनस की पावर प्लस हो जाएगी, तो मोल ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगा, तो n माइनस हो जाएगा। यहाँ 1 लिखा है तो आप ये मोल की पावर 1 माइनस n, और लीटर माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n ऊपर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो लीटर की पावर n माइनस 1। और सेकंड इनवर्स वैसे ही बना रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं है, तो सेकंड इनवर्स। इस तरह से आप nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट भी इससे पता लगा सकते हैं। जब आप कोई नंबर ऑफ मोल्स बहुत सारे होते हैं तो आप किसी भी ऑर्डर को इस तरह से पता लगा सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर इसमें एक चीज़ देख रहे हैं। अब हमारे पास थ्योरी का एक टर्म आ रहा, बार बार ऑर्डर ऑर्डर कह रहे हैं, जज साहब जैसे कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो वो ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर दूसरा ऑर्डर है, यानी रिएक्शन किस ऑर्डर को शो करती है। 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, किस ऑर्डर की है। तो हम लोग यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन व्हेन द केमिकल रिएक्शन अकर्स। तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनका एरिथमेटिक सम कर दोगे तो वो ऑर्डर आएगा पहली बात। दूसरी बात, ऑर्डर 0 हो सकता है लेकिन कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं, फोकस किया है। और अगर कोई रिएक्शन डायरेक्ट गैस टू गैस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड फेज नहीं अचीव कर रही है, तो उसका ऑर्डर 0 होगा। अगर कोई चीज वाटर के ऐड करने से रिएक्शन में कुछ चेंज आ रहा है तो उसमें वाटर की ऑर्डर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वाटर का ऑर्डर इग्नोर कर दिया जाएगा, 0 माना जाएगा। अगर किसी में मैंने आइडियल गैस मिक्स कर दी है तो वो भी उसके ऑर्डर को अफेक्ट नहीं करेगी, वो उस पर 0 ऑर्डर पर काम करेगी। तो सॉलिड के साथ अगर कोई गैस ले लिया, वो लिक्विड फेज में नहीं आते हैं, तो उस केस में भी उस चीज़ों का ऑर्डर 0 माना जाएगा। जनरली गैसियस डिकम्पोजिशन रिएक्शन 0 ऑर्डर की होती है। मेरे मुंह से निकला हुआ हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखें। वीडियो को बार बार रिवाइज करते समय और दिमाग में रखें, एक ही बात को बार बार 5 बार 6 बार देखोगे तो आपको याद रहेगी। जैसे टीवी पे ऐड आता है, किसी भी ऐड को हर प्रोग्राम के बीच में 4-4, 5 बार दिखाता है। हम जानते नहीं क्या कि
भाई हम लोग लक्ष्य से नापते हैं, लक्ष्य से नापते, तो क्या लक्ष्य हमें मालूम नहीं था पहले, हम पहले से ना रहे थे, लेकिन वो बार बार फोकस करता है कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि लक्ष्य ही बेटर है। वैसे ही आप लोग केमिकल काइनेटिक्स को जानने के लिए बार बार जब वीडियो को रिमाइंड करेंगे तो मेरी पूरी बातें आपको हमेशा के लिए छप जाएंगी और आपको बोर्ड एग्जाम में काम आएंगी। इस साल आपको बहुत अलर्ट मोड पर पेपर देने जाना है, आपको ओपन माइंड से सब चीज़ों को पढ़ना है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन अंडरलाइन करो, कोई भी जरूरी चीज़ है वो मार्क लगा लो और फिर कॉपी को नोट कर लो। ये बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ इसी वीडियो में, आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप सब बच्चों को अगर इस बहुत कोरोना के पीरियड से गुजरना पड़ रहा है, जिससे आपको अचानक से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब कर रही है, तो आप खुद सेल्फ लेबोरियस बने। हम लोगों को काम है गाइडेंस देना, फॉलो आपको ही करना है और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ करना है। तो हम लोग अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन देते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ऑर्डर 0 होगा, जैसा कि मैंने आपको इधर पे रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, देखिएगा N2NH3 N2+3H2, तो इसका देखने में तो ऑर्डर निकलेगा 2, देखने में 2 आ रहा है, लेकिन रियली इसका ऑर्डर 0 होता है। मैंने कहा